नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। आर पार में आपका अभिनंदन है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। चंद्रयान की कामयाबी पर अखिलेश यादव कह रहे हैं चांद मुबारक। ये सारे बयान सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर जानबूझकर दिए गए एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्योंकि एक तरफ तो सेकुलरिज्म का ढोल पीटा जाता है व्यूअर्स, और दूसरी तरफ बार बार एक समुदाय का नाम लेकर पॉलिटिकल चाल चली जाती है। धमकी तक दी जाती है कि 22 करोड़ लोगों में से अगर 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई गम नहीं है। यह कांग्रेस के एक नेता ने बोला। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम सब सेकुलरिज्म के साथ हैं। सियासत की यह कैसी चाल है जिसमें पैकेजिंग तो सेकुलरिज्म वाली है लेकिन प्रोडक्ट कुछ और है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सब कुछ एक बड़ी सियासी प्लानिंग का हिस्सा है? क्योंकि इस तरह के सारे मुद्दे चुनाव के आसपास ही क्यों गूंजते हैं? यह सवाल आपके मन में भी होगा, यह सवाल मेरे मन में भी है और यह सवाल आपके मन में भी होगा। तो आज जनता जनार्दन के बीच से, देश के युवाओं के बीच से इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। चुनावी मेल, पुराना खेल, लेकिन आज हम आपको वो भी बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। यानी देश में अगर आज चुनाव होते हैं तो कौन मारेगा बाजी, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी? यानी अगर आज चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी के हट जाएंगे? यह आपके मन में अगर सवाल है तो जवाब आज आर पार में आपको मिलेगा। तो स्वागत है आपका आर पार की सबसे बड़ी चर्चा में न्यूज 18 पर। Muslims are under attack in India. This is not wrong. सबसे पुराने पंडित जी के खानदान के 53 वर्षीय युवा आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए। इनकी जो असुरक्षा का कारण है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी की उसको नरेंद्र मोदी जी ने, देखो, जुगाड़ के जमघट से जलाधार के पनघट तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये इकलौता बयान नहीं है, ऐसे बयानों की पूरी सीरीज है। वहीं मणिशंकर अय्यर के बयान पर भी विवाद हो रहा है। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाएं, कोई हद की बात नहीं। एक डूब बनने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था, आज ये सुनना भी जरूरी है। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। देश के लोग बहुत बयान आ रहे हैं, अनुराग जी, चिंतानी बयान आ रहे हैं। ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है, उनका शरीर यहाँ पे, रूह उनकी पाकिस्तान में है। देखिए, बिरयानी खाएंगे ये, जिन्ना की मज़ार पे जाएंगे ये, और दिल हमारा धड़के। इनकी दोगली नीति है। ये दूसरों को बोलने के बजाय अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक के देखें। इस बीच चंद्रयान की कामयाबी पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सुर्खियों में, जिसमें उन्होंने कहा कि चांद मुबारक। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये सब कुछ वोट बैंक की सियासत का हिस्सा है? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस। तो व्यूअर्स, आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी चर्चा। क्या यह चुनावों का मेल है और यह पुराना वाला खेल है जिसमें सेकुलरिज्म का नाम है, तुष्टीकरण का काम है? और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज कौन कौन है इस बड़े मंच के ऊपर? सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए।
सुरेंद्र सिंह राजपूत, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अभी आज ही लंदन से वापस लौट के आए हैं। मेरे साथ शादाब चौहान है, उनका अभिनंदन है, नेता पीस पार्टी के, उनका भी स्वागत है। तो जनता जनार्दन आपका भी स्वागत है। और अगर आज चुनाव हुए तो बाजी कौन मारेगा, हम आपको मेगा सर्वे भी दिखाएंगे कुछ ही पलों में, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। और बड़ा सवाल यह है आपसे सुधांशु जी कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस पे और विपक्ष पे तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहे, वो आपकी पॉलिटिकल दुकान को, आई एम कोटिंग कांग्रेस एंड ऑल अदर ऑपोजिशन पार्टीज, आपकी पॉलिटिकल दुकान को चलाता है, ये आपको सूट करता है पॉलिटिकली? देखिए, हम नहीं चाहते हैं, कांग्रेस ये चाहती है कि उनको ये दिखता रहे कि वो सबसे ज्यादा, और तुष्टीकरण भी क्या, किसी और का नहीं जी, एक समुदाय का। उनको माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूं और पुनः कह रहा हूं, इस देश में सबसे शिक्षित, मोस्ट हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली कम्युनिटी कौन है? जैन, वो भी माइनॉरिटी है, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर वाली कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। इसकी कभी आपने चर्चा सुनी है कांग्रेस में? मगर माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, और उसमें भी इनको मुस्लिम समाज से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ उसके कट्टरपंथी तबके से मतलब है। इसीलिए मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, अगर ये हम पे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो हमने डॉक्टर कलाम को जब राष्ट्रपति बनाया था, ये सब उनके खिलाफ में क्यों खड़े थे? एक सेकंड, राहुल गांधी ने आज बोला और उनका बयान आया, भारत में मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं मेरी शिकायत गलत नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी जी की वो पर्ची फाड़ सरकार चल रही थी, उस समय भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां हमले नहीं हो रहे थे? बताइए, कहां आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही थी? चंडीगढ़ से चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक, लखनऊ से लेकर फैजाबाद तक, जयपुर से लेकर नागपुर तक, कहां धमाके नहीं होते थे? तो हमले नहीं हो रहे थे? चलती ट्रेन, चलती बस, बस अड्डे, और कहां कहां लिखा रहता था ट्रेन स्टेशन पे, ये मत छूना, बम हो जाएगा, फट जाएगा, वगैरह वगैरह, तब नजर नहीं आ रहा था। ठीक है जनाब, जो मैंने कहा, कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने के खिलाफ खड़े थे। 15 अगस्त 47 को जो पहली शहनाई बनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, उनको भारत रत्न 2001 में मिला, 50 साल तक कांग्रेस के कंटिन्यूअस रूल में नहीं मिला, अटल जी की सरकार में मिला। इनको अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता है, इनको अपराधी और आतंकवादियों के साथ खड़े होना चाहते हैं, यह सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन राहुल गांधी ने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए मैं एक लाइन और कह लूं, इसलिए सर, डर सिर्फ अपराधियों और आतंकवादियों को लग रहा है, अच्छे सच्चे देशभक्तों को नहीं लग रहा। ओके, सुरेंद्र राजपूत, ये सुधांशु त्रिवेदी ने लंबा बोला और आपको भी मैं उतना ही चांस दूंगा, और सवाल बहुत सटीक है। क्या आपको लगता है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, और वो बात पहली बार नहीं कह रहे, वो विदेश में जाते हैं उस बात को बोलते हैं, देश में रहते हैं उस बात को बोलते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस भी एक वोट बैंक की तरफ निशाना साधना चाह रही है? 2-3 चीजें हैं अमीश भाई जी। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि कोई 20% ज्यादा होता है कि 80% ज्यादा होता है? 80% ही ज्यादा होता है। बात खत्म। तो कोई आदमी क्या मूर्ख होगा जो ऐसी बात करेगा? आप हमको ये बताइए कि इस देश के कानून में, संविधान में अगर सबको बराबरी का हक है, तो अगर किसी को फालू खान बना करके मारा जाता है, तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उसके पक्ष में खड़े हों? बिल्कुल। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि उस अकलियत के पक्ष में खड़े हों जिसके क्या नाम खिलाफ अगर कोई दहशतगर्दी हो रही है? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उन लोगों के पक्ष में खड़े हों जो मजलूम हैं, जो गरीब है, जो कमजोर तबके के हैं? आप हमको ये बताइए, इस देश में 2 जातियां हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। अगर हम गरीबों के पक्ष में खड़े होते हैं तो हमें मुसलमान के पक्ष में खड़ा होना क्यों कह दिया जाता है, और इस डिबेट को आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों कहते हैं? एक सेकंड, मैं बिल्कुल इसको हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी को कोट कर रहा हूं। अब बताइएगा, किसने मुसलमान करा, किसने हिंदू करा? राहुल गांधी कहते हैं भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और यह शिकायत गलत नहीं है। किसने किया? हिंदू मुसलमान। क्या राहुल गांधी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? मैं बताता हूं ना, कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा?
अगर हम गरीबों के हक में, मजलूमों के हक में अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमें कह दिया जाता है रीसेंट का बयान का ट्रिगर क्या था? मैं एक लाइन में पूछ रहा हूं। मैं आपको रीसेंट के बयान का ट्रिगर, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, आप जाइए, आप अपने चैनल को लेके जाइए और उन लोगों के बीच में जाइए जिनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है। आप ये कहने लगते हैं सुधांशु जी कि साहब ने सरकारी योजना में तो आपने आपके नाना भी देंगे भाई, क्योंकि संविधान हमने ऐसा बनाया है। आप हमको ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने अकलियत के समाज के लोगों को एमएलए का टिकट दिया इन लोगों ने? जी जी। कितनों को दिया? एमपीओ को दिया? जी जी जी। आप मुझे बताइए पूरे देश में कितनों को दिया? शक क्यों होता है कुछ बातों के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी? उसका जवाब वो दे रहे हैं और इसका साफ गोई से जवाब दीजिएगा। आपके नेता 80-20 करते हैं, आरोप है आपके नेताओं पर। 80-20 कहा ना कि कोई मूर्ख होगा जो 80% के साथ नहीं खड़ा होगा। मूर्ख नहीं, बहुत समझदार है, उनको पता है कि 80% नहीं है, जातियों में बांट रखा है। जैसे ही बात होती तो दिखाओ 6% इतने, 7% उसके, 8% उतने, 10% उसके, इसलिए यानी ठाकुर ब्राह्मण ओबीसी। इसलिए मैं विनम्रता से कहता हूं, और सारे दर्शक जो करोड़ों देख रहे हैं जाके देखिए, जब चुनाव का विश्लेषण आता है तो क्या हिंदू समाज दिखाया जाता है? इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने यादव, इतने जाट, इतने गुजर, इतने कुर्मी, फला 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 फला, अनुसूचित जाति, इसका आरोप भी हम पहले से दिखाया जाता है सर। नहीं, और इतने मुस्लिम। मगर जब हिस्सा लेने की बात आती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओबीसी में 71 जातियों को जोड़ा, उसमें 65 मुस्लिम को जोड़ा। अटक गए वो। तब कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो मुस्लिम में जाति है, क्योंकि उन्हें पिछड़े में आरक्षण देना है, फिर चाहे पिछड़ों का हक मार के देना है। मैं आपके पास आता हूं शादाब। अभी क्योंकि INDIA एक अलायंस बना है और उस अलायंस की बड़ी पार्टनर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने भी एक ऐलान करा पश्चिम बंगाल के अंदर कि हम जो पैसा देते हैं खासतौर पर इमामों को, उसको 1500 से 3000 कर दिया। बीजेपी कह रही है ये सेकुलरिज्म का चोला है और तुष्टीकरण का खेल है पूरा। क्या आपको लगता है चुनाव आया है, ये पुराना खेल साथ लेकर आया है? एक कहावत है कि बच्चे को झुनझुना थमा देना। आजादी के बाद से भारत के मुसलमानों को सो कोल्ड सेकुलर पार्टीज और सो कोल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनलिस्ट पार्टी, दोनों ने, किसी ने तो हमसे डराया, किसी ने हमको डराया और हमको झुनझुना थमाया। जैसे कि 1949 में मूर्तियां किसके दौर में रखी गई? कांग्रेस के दौर में। प्रधानमंत्री थे नेहरू जी उस समय, कानून मंत्री अंबेडकर जी थे। फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर के क्या किया गया कि मुसलमान को SC का कोटा नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ? माइनॉरिटी बजट लाया गया। क्या जरूरत है माइनॉरिटी बजट की? हमें नहीं, जात मानते किस बुनियाद पे होते हैं? उसमें जाएंगे नहीं, उसमें जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। उसके बाद जो है माइनॉरिटी बजट लाया गया। माइनॉरिटी बजट तो लाया, लेकिन 2006-7 में जब रिपोर्ट आती है, रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी रिपोर्ट आती है, तो क्या कहती है कि मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हो चुके हैं। हज सब्सिडी लाई गई, कौन खा रहा था? माल कोई और खा रहा था, नाम मुसलमानों का लिया गया। तो ये तो होता रहा है। और क्या जरूरत है? इमाम 1500 देंगे, 2000 देंगे, हमारे पास वक्फ बोर्ड है, जो देना उससे दीजिए। हमें आपको 1500 और 2000 रुपए हमारे इमाम को नहीं चाहिए। हमें पॉलिटिकली इक्वल रिप्रेजेंटेशन। 3000 मिल रहे, 2000 नहीं मिल रहे, 1500 नहीं मिल रहे, 3000 मिल रहे। हमें 3 लाख भी नहीं चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अभी बोलूंगा मैं सुरेंद्र जी से और अनुराग भाई से कि हमको पॉलिटिकल पार्टनरशिप दीजिए, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, दूर रहना हमसे, आप आए तो अछूत हैं क्योंकि हम इनके लिए। हरियाणा में मौलवियों की सैलरी 5000 से 15000 कर दी है खट्टर सरकार ने। ये लीजिए सुधांशु भाई, देख लीजिए। नहीं, ये देखिए, ये लीजिए, ये है। दिखाई नहीं पड़ रहा नहीं तो सैलरी देनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? 10 सेकंड दीजिए। भाजपा दे तो रासलीला, ममता बनर्जी दे तो क्या ढीला? आपके सामने जी, ठीक है। अब मैं अनुराग गुजरिया को लेकर आता था, देर से वो इंतजार करें। सुधांशु, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुराग गुजरिया ऑल्सो कमिंग। अनुराग गुजरिया, आप अपने आप को यहां पर कहां, मतलब आपकी पार्टी कहां फिट? सवाल तो सुनिए, जवाब पहले दे देंगे आप। सवाल पता है? सवाल क्या सवाल है बताइए? वही सवाल है। सवाल क्या है? सवाल वही होगा। बताइए, सवाल पता है, इन्होंने बोला क्या सवाल है बताइए भाई। अरे कम से कम इतना तो हक दीजिए सवाल पूछने का। अरे सवाल लंदन से सोच के आए, जवाब लंदन से सोच के आए। चलिए आप मेरा बड़ा सरल सवाल है आपसे ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछूंगा। एक बात बताइए, इस पूरे खेल के अंदर आप अपने आप को कहां पाते हैं? क्योंकि आप हर जगह रहना चाहते हैं, हाँ। लेकिन किसी को कुछ देना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, ना कांग्रेस को ना शादाब चौहान को। ठीक है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, मेरा जो इंडिया है, हमारा जो गठबंधन है, उसने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता को हटाना है यहां से। क्यों हटाना है? अब देखिए, एक पोल इन्होंने खेली। अब देखिए इनके मुद्दे क्या हैं। जब 2014 में आए थे तो लंबी लंबी बातें बताते थे, तब महंगाई बेरोजगारी पे आप चुनाव लड़ रहे थे, ठीक। तब कब्रिस्तान शमशान घाट पे भी आप लड़े चिल्ला चिल्ला के। उसके बाद अब चूंकि आपके 9 साल करीब हो गए,
फिर आपने क्या सोचा, अब तो हमने कुछ तो विकास किया नहीं देश के लिए, ना कोई हमने महंगाई कम की, ना बेरोजगारी कम की, आप कैसे आपको भटकाएं। तब इन्होंने फिर नया मुद्दा उठाया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। अब देखिए अब कैसे परिवारवाद इनका, देखिए इन्हीं का मुद्दा है, हमारा नहीं है। इन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया कि राजनीतिक परिवारवाद, देखिए इनको जब सत्ता बनानी होती है तो चौटाला जी परिवारवाद के साथ में हरियाणा में सरकार बनाए हुए हैं, मेरी पूरी बात हुआ। बादल जी के साथ सरकार बनानी होती है पंजाब में तो उनके साथ मिल जाते हैं, और कश्मीर की जिनकी बात कर रहे हैं वहां भी पीडीपी के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई, एनसीपी के साथ सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं, और शिवसेना के साथ भी सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं। एनसीपी से याद आया, ये शरद पवार इंडिया की तरफ है या इनकी तरफ? अभी एनसीपी से याद आया। बात सुनिए, आप बोलने दीजिए भाई। अजीत पवार जी को लेके आए ना, ये अभी आगे और पोल खोलूंगा। जी। अजीत दादा पे कह रहे थे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उसके बाद उनको बुलाया कि मंत्री बना दिया, अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तुष्टीकरण पे भी देखिए इनका तीसरा मुद्दा तुष्टीकरण। अब हरियाणा में दंगा हुआ, सरकार इनकी है, दोष किसको दे रहे हैं? हमारे ऊपर में। बताओ, विपक्ष को दोष दे रहे हैं, सरकार इनकी है। अब जब वहां मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, एक शब्द नहीं बोला भाई, मेरा भाई है मेरे, एक शब्द नहीं बोला। झगड़ा तो इसी बात का है, भाई हम जरूर हैं, लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि ये महिलाओं के अन्याय के साथ खड़ा नहीं होते। अच्छा, आप किसी गरीब के साथ खड़ा नहीं होते। अच्छा, आप कह रहे हैं तुष्टीकरण के इस खेल में आपका खड़े, तुष्टीकरण के खेल में आपका खड़े। हम समाज को खड़े, तुष्टीकरण का खेल हम नहीं करते। समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी समाजवादी लोग करते हैं। डिबेट कौन हो, टॉपिक कौन हो, आप देख लीजिएगा हु बहु यही, आप रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा। आप जैसे होता ना कि मोबाइल में एक बटन दबाना चाहिए ना। अरे मैं टोक रहा हूं, मेरे में टोके थे, दो नहीं बोला उन्होंने, मैंने रोक दिया था। तो तानाशाही नहीं हो, लोकतंत्र हो, थोड़ा एक आध शब्द बोल लिया जाए। चलिए अब मैं बताता हूं तुष्टीकरण कितना गजब का है कि जब चंद्रयान लैंड किया तो अखिलेश जी क्या लिखे, चांद मुबारक। इसका जवाब भैया, चंद्रयान का चांद मुबारक से क्या मतलब था मेरे भाई? कितना गजब के एंगल पे जाते हैं, गजब की बात है भाई। और इसमें सुनिए, चंद्रयान में कोई दूसरी भाषा का शब्द नहीं है, उसके अलावा आप लैंडर कहिए अंग्रेजी का शब्द है, विक्रम हिंदी और संस्कृत का शब्द है, प्रज्ञान हिंदी संस्कृत का शब्द है, रोवर इंग्लिश। ये चांद मुबारक कहां से आता भाई? फारसी के शब्द आपको याद आ रहे हैं? इतना ज्यादा आपको देश, और ये वो है जो देश के सबसे पढ़े लिखे होने के बाद विदेश से पढ़ के आए हैं। बताइए, हम हिंदुस्तान में हम दोस्त को फोन करके मुबारकबाद देते हैं, आप हमारी भाषा में भी धर्म खोजेंगे, भाषा में भी धर्म खोजेंगे। अरे चंद्रयान मुबारक तो समझ में आता है, चांद मुबारक अभी तो ज्ञान दे रहे थे। चांद मुबारक हमने बोलना शुरू किया ज्ञान। देखिए, चांद मुबारक, हम किसी चीज का स्वागत करते हैं, किसी को मुबारकबाद बोलते हैं, यही तो हमारी संस्कृति। क्या आप क्या कांग्रेचुलेशन को आप अगर उसमें बधाई की जगह कांग्रेचुलेशन लिख देते तो आप बुरा नहीं मानते? मैंने अंग्रेजी लिख दो तो बुरा नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान की चलती हुई भाषा में लिख दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल दिखाई पड़ता है, भाषा में धर्म दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक मैं भी सुधांशु जी पूछे तो चांद मुबारक में धर्म कैसे आ गया, ये सवाल पूछा गया, और इसका जवाब दीजिए। मैं एक मेरा सवाल है, जवाब देता हूं। भगवान शंकर के माथे पर चांद होता है, हम सब जानते हैं। अगर किसी को लगता है कि चांद मुबारक कह के उनको खुशी मिल रही है तो वो कर ले। कोई बोले कि भगवान शंकर का आशीर्वाद है, कोई बोले कि उनके धर्म का, तो इसमें क्यों धार्मिक एंगल बता रहा जी? देखिए, जो उस दिन घटना हुई वो चांद को देखना उपलब्धि थी या चांद पे उतरना उपलब्धि थी? तो चांद का मुबारक भाई, आप कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, तो भी हम समझ रहे हैं। आप अनुराग, एक मिनट, बार बार डिस्टर्ब मत करिए, बहुत हो गया बदतमीजी आप लगातार कर रहे हैं। आप बोल रहे थे, मैं शांति से नहीं बोल सकते, ये आपका निवेदन है, लगातार सुरेंद्र। देखिए, बोलिए, आप ये कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, वहां तक भी हम मान लेते भाई। चांद को देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, चांद पे आपने उतरना वर्ड नहीं बोला, इसका अर्थ होता है कि आपके मन में हिकारत थी भारत की उस व्यवस्था को लेकर, इसलिए। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, आप क्या करते हैं, व्याख्या कर रहे हैं, आप कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, गलत व्याख्या कर रहे हैं, खड़ा गलत व्याख्या कर रहे हैं। चांद मुबारक लिखा नहीं लगा, चांद पे पकड़ लिया हमने, आप गला आए बात। चांद मुबारक का मतलब क्या हुआ? चांद को पकड़ लिया। आपने बोला चांद मुबारक का मतलब ये हुआ, एक सेकंड, चांद मुबारक का मतलब इन्होंने बोला चांद को पकड़ नहीं लिया, चांद पे पहुंच गए,
चांद पे खड़े हो गए, चांद मेरे कब्जे में है क्योंकि हम चांद पे जा सकते हैं, ये मतलब है। और आप मैं एक सेकंड में किसी की बात नहीं आ रहा। चांद मुबारक का मतलब होता है ईद पकड़ लिया, ईद में पहुंच गए। अरे सुरेंद्र राजपूत की बारी है और उनकी भी बारी है। अच्छा ये बताइए, ये चांद मुबारक की बात जो ये कर रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, ये वाजिब है या वो कह रहे हैं कि चांद मुबारक का मतलब होता है चांद को पकड़ लिया? एक सेकंड आपने बोला मैं पकड़ लिया, बोला कि नहीं बोला? जिन्होंने सुना वो हाथ खड़ा करे। शब्दों को तोड़ते हुए बोला है ना? बोला, आप बताइए बोला कि नहीं बोला? तो देखिए बोला है, आप लोग भी कमाल भाई साहब बोलेंगे चांद पे हम खड़े। क्या बोला इन्होंने चांद मुबारक का मतलब? अब शोर मत बताइए, चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ लिया। अब मैं इनके पास भी नहीं आ रहा। सही पकड़े। अब देखिए सुरेंद्र राजपूत अपनी टाइम पे बैठते हो, मैं कह रहा हूँ पकड़ने का भाई वही काम है मेरा, शब्दों को पकड़ना। मुझे भी तो बोलने दो, शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है भाई। देखिए शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है। मेरे कर्म पर तो मत बोलिए, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैंने कहा उस पर खड़े होना, चांद अब मेरे कब्जे में, पकड़ा बोल दिया। क्या यार नाटक है यार, कमाल है यार। मजा आ गया हो। अच्छा ठीक है सर, अब आपकी बारी है। तो अब हम बात कर ले, कुछ सीरियस बात कर ले। सुरेंद्र राजपूत, आज आपके लिए मेरा सम्मान और बढ़ गया क्योंकि आप जिस तरह से अपनी टर्न का वेट कर रहे थे शालीनता के साथ, उसके लिए जोरदार तालियां। जिस व्यक्ति, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ओके बोलिए। 3 बातें अभी सुधांशु जी ने एक चांद मुबारक पर कही, एक सुधांशु जी ने तुष्टीकरण पर कही, तीसरी बात इन्होंने कही भीख मांगकर। तो एक इनकी जो जितनी बातें थी ना, उसमें एक शेर याद आ गया। बच्चों अगर समझ में आए तो बताना। कहते हैं मुंह में छुपी हो मीठी बातें और रग रग में अय्यारी हो। अय्यारी जासूसी को कहते हैं जी, मक्कारी को कहते हैं। मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। ये मसला है इनका। अब आप चांद मुबारक पर, सर सुधांशु जी मैं आपके बीच में नहीं मिला, मतलब बड़ा आपका सम्मान है। इन्होंने कहा चांद मुबारक। एक बात मुझे बता दीजिए, अगर अखिलेश यादव ने चांद मुबारक लिखा तो क्या गलत लिखा? चांद मुबारक का मतलब चांद मुबारक हो, चाहे वो ईद का चांद हो और चाहे चांद की लैंडिंग हो, चाहे चांद पर हम आज विजयी हुए हैं तो चांद ही तो मुबारक करेंगे, सूर्य मुबारक थोड़ी करेंगे, ईद मुबारक थोड़ी करेंगे। अगर चांद मुबारक लिखा है उन्होंने, आप अगर किसी शब्द से, चूंकि आपके मन में मुस्लिम्स के प्रति इतनी नफरत है, आपने उर्दू को भी मुसलमान की जबान बना दिया। प्रेमचंद की जबान थी, फिराक गोरखपुरी की जबान थी। फिराक गोरखपुरी तो लिखा था सुधांशु जी, आप तो मर्मज्ञ हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान आपके जैसे लोगों से नहीं बना है, हिंदुस्तान उन जैसे लोगों से बना है, रघुपति साहब फिराक जैसे लोगों से। तो आप चांद मुबारक की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि भाई ये क्या नाम, अनुराग जी क्या भीख मांगकर? ना भीख मांगकर अनुराग ने नहीं खाया। भीख मांगकर तो 35 साल मोदी जी खाए थे भाई, मोदी जी खाए थे ना भीख मांगकर। तो आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप लोग मुद्दे को मत भटकाया कीजिए। मुद्दा आज की डेट में, उन्होंने कहा, वो मोदी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा कि मैं भीख मांगकर 35 साल खाया था। 35 साल जी भीख मांग जी, मोदी जी ने कहा। ठीक, अब आप आ जाइए, फिर उसमें भी वो करें, शांति से जवाब जी देने बिल्कुल। आप तुष्टीकरण का खेल मीडिया के साथ मिलकर के खेलते हैं, जिम्मेवारी से कहता हूं, आप लोग मीडिया के साथ मिलकर के तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको महंगाई पर जवाब न देना पड़े। यहां जितनी गृहिणियां बैठी हैं, बताइए 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता था या 1200 रुपए का? कोई बता दे भाई, 400 रुपए का सिलेंडर या 1200 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि 70 रुपए का तेल जो था सरसों का, वो सस्ता था या 210 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि बेरोजगारी की दर पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है? जी जी। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो बात होती नहीं। बात किस पर होगी? चांद मुबारक, ईद मुबारक। चांद पकड़ा गया, ईद पर चांद छोड़ दिया, चांद का ये कर दिया। अरे चांद मुबारक अगर किसी ने कहा तो एहतराम कीजिए। ठीक है, आपने बोला
ये जो मीडिया के साथ मिलकर आप लोग तुष्टिकर, एक सेकंड में आपको मौका दे रहा हूं मैं, लेकिन इसका बहुत साफगोई से जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी मीडिया में तो नहीं है, कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, शिकायत गलत नहीं है, उनकी खबर उठाना क्या तुष्टिकरण है? अजीज कुरैशी आप ही के नेता हैं, आप ही ने गवर्नर बनाया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो 2 करोड़ है ये मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 24-25 करोड़ है। क्या उनकी बात उठाना तुष्टिकरण है? पॉइंट नंबर 1। मणिशंकर अय्यर आप ही के नेता हैं, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, वो नरसिम्हा राव थे। क्या मणिशंकर अय्यर की बात उठाना तुष्टिकरण है? मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी और अजीज कुरैशी की बात उठाना क्या तुष्टिकरण है? मैं तो ये सवाल आपसे, ये बात अपनी सफाई में कहना चाहता हूं। और जी सिर्फ 5 सेकंड और व्यूअर्स, बड़ा सर्वे आपसे कुछ मिनटों में दिखाने वाला हूं। मैं आपको बिल्कुल बड़ी छोटी सी वो कर रहा हूं, बाकी मैं और कोई नहीं कहता, क्योंकि आपने अपनी सफाई दी, उसका सम्मान है। अजीज कुरैशी को लेकर के मीडिया मति भ्रम बना रहा है। अजीज कुरैशी मध्य प्रदेश के उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने बनाए। आज की अजीज कुरैशी को हमने राज्यपाल बनाया था, लेकिन आज की डेट में वर्तमान स्थिति अजीज कुरैशी की यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं यही कहता हूं कि मीडिया इस तरीके से कर दिया, एक लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया। राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर आपके हैं कि नहीं? मैं आपको बताऊं, मजलूमों की आवाज उठाना, अगर फालू खान की आवाज उठाना तुष्टिकरण की बात है तो हम तो करते रहे। मैंने तो वही तो बात, हम यही बात, मैंने भी तो वही उठाया। ओके, सुधांशु जवाब आपको सूट करता है एजेंडा? ये पहला ही सवाल था मेरा। इससे पहले इन्होंने कहा कि आईआरई का मतलब जासूसी और मक्कारी। जनाब, जासूसी मक्कारी नहीं होती, आप पूरे इंटेलिजेंस ब्यूरो और पूरे उसको लेकर मक्कार शब्द मत कहिए। और मैं बता, आपने वर्ड बोला है, आपने बोला कि आईआरई का मतलब जासूसी मतलब मक्कारी, और मैं आईआरई का मतलब जासूसी नहीं होता है। आईआरई का मतलब होता है जो चेहरा बदल ले, जैसे यूपीए से INDIA हो जाए, ये होती है आईआरई। ये जाके देख लीजिएगा जो इन्होंने आके करने का प्रयास किया। और फिर क्या बोले? हाँ, हमने भी बचपन में सुना था, राजीव गांधी जी के जमाने में टीवी के ऊपर ये बहुत शेर बोला जाता था, सर जमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। अरे हमारा देश कोई सराय नहीं था, हमारा देश कोई सराय नहीं था कि कोई बात आप बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने अपनी बारी का इंतजार किया, अपने इंतजार किया। किस बात की बात? माफी मांगिए। किस बात की आप बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आईआरई का मतलब धूर्तता और चालाकी है। फिर माफी मांगिए रहा हूं। ठीक है, फिर माफी मांगिए मतलब माफी मांगिए। जासूसी को धूर्तता कहा, माफी मांगिए। इसका मतलब जासूसी क्या तरीका? इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो मक्कारी कर रहा है, धूर्तता कर रहा है। जासूसी को आपने बोला, जासूसी को बोला था आपने। इंटेलिजेंस ब्यूरो पे ले आए। ठीक है, अब आप हिंदू की, हम बात करें चीन की सेना पीछे। अरे भाई चलिए, हम बात करें अय्यारी फिल्म आई थी, जाके देखिएगा उसमें क्या है। अरे ये रही ना, ये बात बोलने की कोई। अरे गूगल नहीं देखो अय्यारी में जाके क्या लिखा हुआ, गूगल पे आ जाते हैं हर चीज। अरे ठीक है, और धूर्तता आपने क्या? अच्छा बताइए, अच्छा ये बताइए। अरे सुधांशु जी, अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है, अपनी मैंने ये अपेक्षा की थी कि शांति से मैं बोलूंगा, मैं अपने टर्न का इंतजार, आप अपनी टर्न का इंतजार करें। मैंने अपने टर्न का इंतजार किया। मैंने सिर्फ ये कहा, आपने धूर्तता कहा जासूसी को, और ये भारत के उन सारे जासूसों का अपमान है जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अपनी जान जहमत में डाल के काम कर रहे हैं। सुधांशु मिश्रा मक्कार है, सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे छुप रहे हैं। हम भी झूठा बोल रहे हैं। सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे छुप रहे हैं, और सुधांशु मिश्रा सेना के पीछे छुप रहे हैं। सुधांशु मिश्रा दायर भी है। फिर देखिए, उसके बाद सुधांशु मिश्रा अय्यारी के पीछे नाम से। अरे महाराज, एक क्लैरिटी, अजीब किस्म की बात है। आप नाम गलत बोल रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी मिश्रा। सुधांशु त्रिवेदी, वैसे कोई बात नहीं। अरे सुधांशु, चलिए अब ऑन अ लाइटर नोट, अब सुधांशु जी अपनी बात को रख लें, फिर शदाब जी। देखिए, स्थिति ये थी, ये इनकी मानसिकता है कि कोई बाहर से आके हमारा देश सराय था क्या कोई, कि काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। ये गुलामी की विदेशी मानसिकता जो कहते कि बाहर से आके बसते। अब करने लगे। हमारा विचार क्या है, जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और उसके बाद यहां से पूरे विश्व में ज्ञान गया, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ये थे हम, ना कि आपके कहने वाले थे। इसलिए हमारे और आपकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। तो व्यूअर्स, आर पार में अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे
तो लेकर आएंगे आपके लिए सबसे बड़ा सर्वे। यानी अगर आज चुनाव होते हैं तो नतीजे किस ओर जा सकते हैं। यानी अगर आज चुनाव होते हैं तो मोदी वापस आएंगे या नहीं वापस आ पाएंगे। ब्रेक के बाद मेगा सर्वे में आपको दिखाने जा रहा हूं, जनता जनार्दन के बीच में। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जिस आदमी को तमीज नहीं है ये बात करने, हिंदू मुसलमान और देवी देवताओं की बात कर रहा है। हम लोग यहाँ मुसलमान की डिबेट करने नहीं आए। सुनिए सादाब जी, शिव सेना के लिए माफी मांगिए। उन्होंने अपनी बात रखी, हिंदू मुसलमान नहीं करा, उन्होंने पॉलिटिकल बात रखी। भाई ये जगनमोहन रेड्डी आप क्या थे, वो छोड़ के गई, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। शरद पवार आपके नेता थे, वहां से छोड़ के गए, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। कई गाड़ियां वहीं फंस गईं। बताया गया कि वहां का रास्ता बंद होने की वजह से आसपास के कई गांवों में संपर्क टूट गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया। जबरदस्त बारिश के बाद वहां की नदियां डराने लगी। वहां से लहरों के तांडव का डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नदी का पानी तेज रफ्तार से बहता दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो मटमैला सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। नदी के तेज बहाव की वजह से आसपास के गांवों के लोग दहशत में आ गए। वहां से आए एक वीडियो में तो रिहायशी इलाके में सड़क पर दरिया बहता दिखा। सड़क पर सैलाब की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। जबरदस्त बारिश की वजह से पर्यटन से जुड़े कारोबारी परेशान नजर आए। टूरिज्म में भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। टूरिज्म तो आप मान लो कि बुकिंग तो है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। भारी बारिश की वजह से 2 दिनों के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए और प्रशासन ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की अपील की। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में भारतीयों से मुलाकात की है। जोहान्सबर्ग से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। पीएम मोदी को देखकर प्रवासी भारतीयों में भारी उत्साह भी दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस में पीएम मोदी के दौरे के लिए खास तैयारियां की गई हैं। और उधर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत की है, जिसमें दोनों नेता बॉर्डर पर जल्द तनाव कम करने के लिए एक साथ काम करने पर सहमत हो गए। क्योंकि 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद से ही एलएसी पर भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ गई। Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर एक अनौपचारिक बातचीत हुई। The two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. विदेश सचिव के मुताबिक पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बॉर्डर इलाकों में एक दूसरे का सम्मान करने से ही भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार हो सकता है। उधर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सुरक्षा कर्मियों को रोके जाने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब शी जिनपिंग एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हॉल के अंदर दाखिल हो रहे थे, तभी उनके सुरक्षा कर्मियों को रोक लिया गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते दिखे। इसी दौरान उनके सुरक्षा कर्मी भी दौड़कर उनके पीछे जाते नजर आए, लेकिन जैसे ही सुरक्षा कर्मी गेट के पास पहुंचे उनको वहीं रोक लिया गया। हालांकि उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट के पास खड़े गार्ड ने शी जिनपिंग के सुरक्षा कर्मियों को अंदर घुसने नहीं दिया। वीडियो में बाकायदा शी जिनपिंग के पीछे हॉल के गेट पर धक्का मुक्की तक होती दिखी। शोर होने की वजह से शी जिनपिंग ने कई बार पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन जब उन्हें पीछे कोई नहीं दिखा तो वो आगे बढ़ते गए। चीन के राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों को रोके जाने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। हरियाणा के झज्जर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो कार सड़क किनारे खड़ी थी और तभी दूसरी कार वहां तेजी से पहुंच गई, जिसमें कुछ लोग हथियारों के साथ बाहर निकलते नजर आए। इससे पहले कि सड़क किनारे खड़ी उस कार में बैठे लोग कुछ समझ पाते, उन लोगों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि कार में बैठे लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियां चलने की वजह से वो कुछ दूरी तक ही जा पाए। घटना को अंजाम देकर बदमाश वहां से फरार हो गए। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हिमांशु भाऊ रिटोलिया नाम के गैंगस्टर ने सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू होने पर वहां के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया,
जिसके बारे में दावा किया गया कि रेलवे स्टेशन पर लोगों के इस हुजूम की वजह बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा है। बिहार में अलग अलग जगह अपने अपने एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए कैंडिडेटों की भीड़ ट्रेन पकड़ने पहुंच गई। वीडियो में पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म तो एकदम भरा दिखा ही, सीढ़ियों पर भी पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आई। लोग एक दूसरे को धक्का मारकर किसी तरह आगे बढ़ते दिखे। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के खिलाफ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा कर दिया। प्रदर्शन करने वाले छात्र यूनिवर्सिटी से दिल्ली में मौजूद हरियाणा भवन तक मार्च निकालना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। और नूंह हिंसा का विरोध कर रहे छात्रों को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने से रोकने के लिए उनका गेट बंद कर दिया गया और गेट के बाहर दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करके खड़ी नजर आई। गेटों पर ताले लगा दिए गए हैं और सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस बात पर छात्र बुरी तरह भड़क गए, लेकिन पुलिस की सख्ती भी उन्हें अपना गुस्सा जताने से रोक नहीं सकी और छात्रों ने कैंपस के अंदर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी को रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर तक ही ले गए। ये घटना एक दिन पहले की है, जब तेज बारिश से बचने के लिए धर्मपाल सिंह ने लखनऊ के चारबाग स्टेशन के अंदर तक अपनी गाड़ी घुसा दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में धर्मपाल सिंह की वो सफेद गाड़ी एस्केलेटर के पास खड़ी हुई दिखी और उस गाड़ी को देखकर वहां खड़े यात्री हक्का बक्का नजर आए। धर्मपाल सिंह के उतरने के बाद उनकी कार दिव्यांगों के लिए बने उसी रैंप से उतर गई जिससे वो चढ़ी थी। इस वीडियो को देखकर दावा किया जा रहा था कि धर्मपाल सिंह ने अपनी गाड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी ताकि उन्हें चलना न पड़े, मगर धर्मपाल सिंह ने इस दावे को सफेद झूठ बताया। ना तो प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी गई थी, ना किसी को कठिनाई थी। हालांकि धर्मपाल सिंह ने ये जरूर माना कि उनकी कार स्टेशन के एस्केलेटर तक गई थी क्योंकि तेज बारिश हो रही थी। और इस बीच भारी बारिश ने अमेरिका के लास वेगस की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। वहां कई दिनों की बारिश में आसमान से इतना ज्यादा पानी गिरा कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और बाढ़ के पानी ने शहरी इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बारिश के बाद लास वेगास की कई सड़कें जलमग्न नजर आईं। मटमैला पानी रास्तों पर जगह जगह इकट्ठा दिखाई दिया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लास वेगास के साथ साथ अमेरिका के ओहायो और मिशिगन राज्यों पर भी आसमान से आफत बरस रही है। बारिश और बाढ़ के बीच ओहायो में कई लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आई, जिनकी तलाश में कई टीमों को लगा दिया गया है। लेकिन इस घटना में साजिश का एक और एंगल बेलारूस से आई एक तस्वीर से जोड़ दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को ठिकाने लगाने की योजना पहले ही तैयार की जा चुकी थी और अपने इस दावे के पीछे उसने बेलारूस से आई उन सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया जिनमें वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के टेंट उखड़ते दिखाई दिए। पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि बेलारूस में जो जगह वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रहने के लिए दी गई थी उसे रातों रात खाली करा लिया गया और जिस दिन बेलारूस से वो टेंट हटे ठीक उसी दिन येवगेनी प्रिगोजिन के हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद इसमें किसी बड़ी साजिश का शक जताया जाने लगा। वहीं 2 दिन पहले रूस ने अपने एक कमांडर को भी प्रिगोजिन से नजदीकी की वजह से बर्खास्त कर दिया था। यही वजह रही कि पश्चिमी मीडिया इस बात की तरफ इशारा करने लगा कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन की प्लानिंग हो सकती है। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने प्रिगोजिन के अंत की भविष्यवाणी 2 महीने पहले ही कर दी थी। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि पुतिन ने ही प्रिगोजिन की हत्या की साजिश रची, जिसकी भविष्यवाणी जून महीने में ही कर दी गई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने 2 महीने पहले ही कह दिया था कि प्रिगोजिन के दिन अब पूरे हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश कर पुतिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। वैगनर के विद्रोह के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रिगोजिन के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिकी मीडिया ने आशंका जताई कि प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप के वजूद पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि 2014 में वैगनर ग्रुप के गठन के बाद से ही प्रिगोजिन इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनकी मौत के बाद वैगनर ग्रुप का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि इस ग्रुप में अब भी 25,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भारी बारिश के बीच हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सोत नदी में आए उफान की चपेट में आकर एक गाड़ी पलट गई, जिसे निकालने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते दिखे, क्योंकि नदी में आई बाढ़ की वजह से आसपास के इलाके डूब गए। और बताया गया कि इसी दौरान पानी से भरे एक रास्ते को पार करने के दौरान उस गाड़ी के चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई। इस घटना के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस गाड़ी को वहां से निकाला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। कुल्लू से कई इमारतों के साथ जमींदोज होने की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें उसने लोगों को डरा कर रख दिया। इस वीडियो में एक के बाद एक कई इमारतें चंद सेकंड में भरभरा कर गिरती नजर आईं। हालांकि इस घटना से पहले ही उन इमारतों को खाली करवा लिया गया था, लेकिन जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए।
तस्वीरों में पहले एक इमारत का एक हिस्सा धीरे धीरे टूटकर गिरने लगा और फिर देखते ही देखते वो पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके कुछ सेकंड बाद उसके पास वाली एक और इमारत भी भरभरा कर गिर गई और फिर कुछ ही देर में एक के बाद एक कई इमारतें जमींदोज हो गई, जिनके धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और चिल्लाने लगे। इन तस्वीरों को देखकर वहां रहने वाले लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि चंद सेकंड में वो सभी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। कुल्लू में पहाड़ खिसकने की वजह से जो इमारतें गिरी, उनके बर्बाद होने की आशंका पहले ही जताई गई थी। वहां के प्रशासन के मुताबिक उन्होंने कई दिन पहले ही इसके लिए नोटिस जारी कर दिया था और उन इलाकों को खाली भी करवा लिया गया था। यही वजह है कि इतनी इमारतें गिरने के बाद भी वहां किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस घटना के बाद आसपास की कई इमारतों पर भी खतरा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 इंडिया पर आर पार का बेहद खास एडिशन। शादाब चौहान, मेरा सीधा पॉइंट है, देखिए मणिशंकर अय्यर तो कांग्रेस के नेता हैं और जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि मुद्दे जो रियल है वो अलग हैं, बीजेपी मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है। क्या आपको लगता है ऑपोजिशन मुद्दों को डाइवर्ट नहीं करना चाहती? मणिशंकर अय्यर तो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बोला नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ही सेड इट। देखिए अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान ये मुख्य मुद्दे हैं और इसके लिए हम लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन ये हम लोग को साथ नहीं लेना चाहते। अभी पूछिए इनसे कि क्या हम अलायंस पार्टनर बन सकते हैं, तो अनुराग भाई तो चाहते हैं, मैं उनको ये बात कहूंगा, लेकिन उनके अखिलेश जी नहीं चाहते, वो कहते हैं वो इनकी बात मानते नहीं है। और इधर सुरेंद्र जी हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग उनके अलायंस पार्टनर बने, राहुल गांधी जी उनकी बात मानते नहीं है। इनके लोग जो है, जो सीनियर इनके लीडर्स हैं, वो मुसलमानों को मानते हैं बलि का बकरा। इनके यहां जाइए कहेंगे कि नहीं 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 हम आपको नहीं लेंगे, हम कहते हैं कि हम देश में भागीदार बनना चाहते हैं। सुधांशु जी को भी मैं पसंद नहीं हूं, मेरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पसंद नहीं है, मेरी बात करेंगे पसमानदा बात करेंगे, अगड़ा पिछड़ा सब बात करेंगे, लेकिन मेरा रिप्रेजेंटेशन पसंद नहीं है, ना ही सुरेंद्र जी को मेरा रिप्रेजेंटेशन पसंद है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे नाम पे राजनीति कर रहे हो, हमको राजनीतिक हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। जो अंबेडकर जी ने भी इस बात को कहा था कि समाजों की राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। राजभर जी इनके साथ हैं, कल उनके साथ थे, निषाद जी पहले इधर थे अब उधर हो गए। अच्छा, शरद पवार किसकी तरफ है, कुछ खुलासा करिए ना आप लोग। वो तो ये बताएंगे, वो ना इधर है ना उधर है, ना जाने किधर है। लेकिन अभी देखा होगा कुरैशी साहब को, उन्होंने कहा वो हमारे नहीं थे जी। अगर राहुल गांधी का नाम राशिद खान होता तो अभी वो जो स्टेटमेंट है ना उस पर कहते सुरेंद्र भाई ये आदमी हमारा था ही नहीं, वो तो मजबूरी है कि राहुल गांधी है इसलिए डिनाई नहीं कर सकते। जी, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में हमारे लिए अगर जगह है तो अभी अलवर में अफजल की मॉब लिंचिंग हुई है, अफजाल की, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मोनू मानेसर पर डीजीपी का क्या वीडियो आया, उस पर कब बोलेंगे? कब तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे? हम लोग हिस्सेदारी। ठीक है, इसके बाद मैं बड़े सर्वे की तरफ बढ़ रहा हूं। ओके शादाब भाई, शादाब आज आप नाम में गड़बड़ कर रहे हैं सर। शादाब भाई किस पार्टी से? शादाब चौहान नहीं, किस पार्टी? ये भी नहीं पता। 30 पार्टी से। अब इनको 2-3 चीजें इनके साथ कई डिबेट कर चुके हैं आप। नहीं, कई डिबेट नहीं, हम इनको व्यक्तिगत, हमने खाली जानबूझ करके कही। हम आपको 3-4 चीजें बताते हैं शादाब भाई। अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री। हमें हिस्ट्री की जानकारी नहीं है ना, हम मान पर बता देंगे, डेट भी बताते रहेंगे। अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बिहार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी एक, मैं नाम इस समय भूल रहा हूं, वो वहां पर रहे। आप मुझे बताइए 3-3, 4-4 राज्यों में अगर मुसलमान मुख्यमंत्री हम देते हैं तो क्या गलत करते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन नहीं। हाँ, हम एक चीज जरूर है कि जो मुसलमान मतों के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, हम किसी भी उस मुसलमान मतों के ठेकेदारों से कोई बात नहीं करते, ना हिंदू मतों के ठेकेदारों से। पर केरल में करते हैं मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग का पहले आप पूरा वो पढ़िए, इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है ना, इंडियन मुस्लिम लीग है। और दूसरी बात कश्मीर को लेकर बदरुद्दीन अजमल असम में, बंगाल में फुरफुरा शरीफ। सुन लीजिए ना, हम बिल्कुल समझौता करेंगे जी, लेकिन जो आदमी अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार, वो चाहे AMIM हो चाहे पीस पार्टी में आज भी हमारी बात चल रही है, इनको शायद जानकारी नहीं है, ठीक है कि नहीं? पीस पार्टी में डॉक्टर उससे तैयार है नहीं, आज ये बुलवा दिए, नेशनल चैनल पे ब्रेकिंग हो जाएगी और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। आप यस बोलिए ना सर, आपने कहा मुझे जानकारी नहीं, आपको जानकारी है। आप न्यूज 18 के स्टूडियो में गठबंधन करके बाहर निकलना चाहते हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए।
नहीं, हम तो इनका अब जमाना ये मेरे लिए कठिन है। ये भी बता दें, चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो, कोई हमारे दिमाग पे बंदूक लगा करके कोई हमसे समझौता नहीं कर सकता। और हाँ, बिल्कुल चल रही है। अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये भाषा कट्टरपंथियों की भाषा। आपको एक जो आदमी उत्तर आप बंदूक रख के नहीं कर सकते, न रखे, आप बंदूक रख के नहीं कर सकते। ये कुछ भी नया नहीं है। जब कुछ भी ना मिले और मुसलमान कहे मुझे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्यों मुसलमान क्या बोला? अरे क्या बोल, नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ये क्या आपने जैन चौधरी को किस नाम पे लिया है? क्या राजभर को किस नाम पे लिया था? राजभर ने कहा था कि राजभर नहीं, इनके साथ 24 पार्टियां हैं, क्या उनमें किस किस नाम पे पार्टियां हैं? शिवसेना, शिवसेना किस नाम पे पार्टी है? हमारी पार्टी का नाम है पीस पार्टी। मुस्लिम पार्टी नहीं है, शिवाजी मराठा की पार्टी है। अरे शिवसेना शिवाजी मराठा की पार्टी है। शिवजी कौन है? आपको शिवजी कौन है? शिवजी कौन है? बताइए। भगवान है भाई, कौन है? ये क्या बेवकूफी है नहीं है? भगवान है, भगवान धर्म के शिवाजी मराठा की बात को भगवान से मिला रहे। धर्म के आराध्य है नहीं है, बिल्कुल नहीं। शिवाजी मराठा के नाम पर है शिवसेना। ये ब्रेकिंग न्यूज है। शिवसेना शिवाजी मराठा के नाम पर है। देखिए शब्दों की मर्यादा शिवसेना शिवाजी मराठा और विषयांतर हो गया, विषयांतर। ओके, अपनी बात को रखिए 10 सेकंड। देखिए तमीज नहीं है ये बात करने। हिंदू मुसलमान और देवी देवताओं की बात कर रहा है। हम लोग यहाँ मुसलमान की डिबेट करने नहीं आए। सुनिए सादाब जी, शिवसेना के लिए माफी मांगिए। उन्होंने अपनी बात रखी, हिंदू मुसलमान नहीं करा, उन्होंने पॉलिटिकल बात रखी है। शिवाजी मराठा की पॉइंट 10 सेकंड दीजिए ना। और लीजिए, मैं मुझे उसका चिन्ह भी दिखाता हूं। हाँ, मुझे मालूम है कि जब हम अधिकारों की बात करेंगे, अधिकारों की तो इस तरह की बात करेंगे। चलिए पीस, आप सुन लीजिए आप नहीं, नेता इनके भाग रहे। सुनिए अमित जी, नहीं, सिंधिया इनके भाग रहे, नेता इनके भाग रहे, जिम्मेदार हम हैं। सुरेंद्र राजपूत वो कहते हैं नेता आपके छोड़ रहे हैं, सिंधिया आपके छोड़ के गए, कई सारे नेता आपके छोड़ के गए, और इल्जाम आप इन पे लगा रहे हैं। 30 सेकंड में इसका जवाब, फिर पब्लिक के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो कुछ बोलना चाहती है। हम बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। हमारे नेता जब सत्ता, जिन लोगों को सत्ता की लोलुपता रही, वो हमसे छोड़ करके गए। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे यहां से गद्दारी करके गए हैं, इनके यहां सीएम बन गए। सुधांशु भाई तो राज्यसभा ही रह गए। हमारे यहां हेमंत बिश्व शर्मा गद्दारी करके गया, ये यहीं रह गए, वो वहां पहुंच गए सीएम। हमारे यहां से गद्दारी कर करके दूसरे नेता गए, ज्योतिरादित्य जी, वो वहां देखिए मंत्री बन गए, यहीं रह गए। और ये सुधांशु भाई दरी बिछाएंगे और हमारे यहां के लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये तो होता है हमेशा सत्ता में। मंत्री बनना चाहिए। अब मैं अपनी बात कर भाई, मैं बोला ही नहीं, आपका तो कोई नेता नहीं गया। अरे मैं इतनी देर से और जाने वाला है उनकी देखिए, दूसरी ही है सुधांशु का राइट टू रिप्लाई ना। अब सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं कि हमारे नेता तो मंत्री बन रहे हैं, मंत्री पद ऊपर है, और आप नीचे। भाजपा के अध्यक्ष भी बन रहे हैं, बलराम जाखड़ का लड़का, क्या नाम, सुनील जाखड़। और ये फिर यही की यही। ओके, वो कह रहे हैं कि हमारे नेता तो मंत्री बन रहे हैं, मंत्री पद ऊपर है, और आप नीचे। भाजपा के अध्यक्ष भी बन रहे हैं, बलराम जाखड़ का लड़का, क्या नाम, सुनील जाखड़। और ये फिर यही की यही। ओके, दो बातें कहता हूं। पहले तो इन्होंने कहा था अजीज कुरैशी हमारे नेता नहीं है। देखिए, लिखा अजीज कुरैशी इज अ सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। और देखिए, अब ये सुनिए, अरे सुनिए तो, और उसके लिखा है पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अरे भाई, अब इसमें अब आप बोल रहे थे, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोले, मैं किसी के में नहीं बोला, अब अपने टर्न पे हम नहीं बोले। इससे ये बात साबित होती है, इससे ये बात साबित होती है कि ये मतलब के ये रसिया हैं। जैसे ही मतलब निकला तो किसी भी आदमी को यूं छटकने को तैयार है। दूसरा, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से विनम्रता से कहूंगा, शिवाजी के लिए शिवाजी मराठा मत कहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। शिवाजी मराठा आपने बार बार बोला, उनको ये संबोधन से नहीं, सम्मानजनक संबोधन से स्वीकार करना चाहिए। संबोधन नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, शिवाजी मराठा भी महाराज बोला, और महाराज छत्रपति शिवाजी मराठा। आप तो शब्दों को लेकर उड़ते रहिए, आपके पास और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, पब्लिक का सवाल आ रहा है। सम्मान है इनके मन में। शिवाजी के परिवार के नाम पे कोई सड़क है लुटियन दिल्ली में, औरंगजेब के खानदान के नाम पे सड़कें रखने वाले लोग आज आके कहते हैं शब्द में मत करिए। अरे शब्द में नहीं, आपके कर्म पे पूछ रहा हूं आपसे। इस जमाने में दूसरा तो अगला बोल, तो आपकी सरकारें नहीं है, आपने क्या किया जरा बताइए। आप
बस बोल नहीं बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे क्या हो गया भाई, इतने जोश मत आइए भाई, संतुलन बना के रखिए। आपने कौन सा कर दिया? देख रहे हैं भाई, खाली बातें करनी, बुराई करनी, बात का जवाब देना है। इन्होंने कहा कि दरी बिछाएंगे, जनाब हमारे यहाँ नहीं, ये ममता बनर्जी भी आपके यहां से थी, गई चीफ मिनिस्टर बनी, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। भाई ये जगनमोहन रेड्डी आपके यहां से वो छोड़ के गई, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। शरद पवार आपके नेता थे, वहां से छोड़ के गए, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। इसलिए ये मत बोलिए आपके कितने कितने चीफ मिनिस्टर। और मैं आज की बात कह रहा हूं, अरे आप तो जब जब सत्ता से हटते तब तब कांग्रेस के नेता छोड़ते हैं। आज की बात छोड़िए, जब शरद पवार, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, तब तो मोदी जी अमित शाह नहीं थे। जिस समय ने, ये बताइए 1977 में जगजीवन राम वो छोड़े थे, जिस समय देवराज अरस, तब क्या भाजपा थी। और आइए 67 में निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर। हकीकत यह है ये सत्ता आधारित पार्टी है, जब जब सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। 60 साल से यह हो रहा है और खामखा में बीजेपी मोदी जी और अमित शाह के ऊपर। ओके 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 ओके, सवाल बड़े सर्वे का टाइम है। मैं आपको बता दूं, लोकसभा में अगर आज चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव अगर आज होते हैं तो व्यूअर्स क्या हो सकता है। एनडीए का वोट शेयर 43% और INDIA का वोट शेयर 41%। अगर मैं सीटों के लिहाज से इनको देखूं तो 306 एनडीए के पास और 193 INDIA के पास। अगर एक सीट पर एक कैंडिडेट देता है, यह तब की बात है। और अन्य के खाते में 16% है और 44 सीटें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शन कैसा रहा, यह सवाल पूछा गया और जवाब आया अच्छा 56% और खराब 16%। प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट कौन है? दो चेहरों में मुकाबला किया गया, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो प्रधानमंत्री मोदी 50% से ज्यादा 52% और राहुल गांधी 16% और अन्य के खाते में 32% आया है, वो भी एक बड़ा नंबर है। क्या एनडीए को हरा सकता है ये जो नया गठबंधन बना है वो? उस पर 54% देश की पब्लिक मानती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हां मानते हैं 33%। यह आपके सामने स्पष्ट है। लेकिन एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपसे सुधांशु त्रिवेदी पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ये जो वोट शेयर है ये आपके लिए चिंता की बात है, 43% और 41%? देखिए, राजनीति में कभी भी अंकगणितीय जोड़ नहीं होता है वोट का, क्योंकि उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं, एक केमिकल सोल्यूशन चाहिए होता है, जिसका अभी बड़ा ही प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश का 2019 का चुनाव था, सपा बसपा एक हो गए थे, जो माना गया था इससे ज्यादा तो भाजपा के लिए खतरनाक गठबंधन नहीं हो सकता, हम सब खत्म हो जाएंगे। उसके बावजूद हम 60 से अधिक सीटें जीत के आए। तो इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि ये लोगों का जो ये विचार है ना कि अभी तो आपने उसको एज ए स्टैटिस्टिकली जोड़ दिया, पर कहा जाता ना कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। दूसरी बात, भाई पहले तो ये तो तय हो जाए कि ये साथ में लड़ पाएंगे कि नहीं। अब देखिए, इनकी नेता बोलती हैं दिल्ली में कि नहीं हम 7 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, अलका लांबा। तो उसके बाद सौरभ भारद्वाज कैसी तीखी भाषा में उनको जवाब देते हैं। अब ये बेंगलोर में आते हैं गठबंधन करके और पंजाब में कांग्रेस के नेता कहते हैं नहीं नहीं हम तो लड़ेंगे। अब आइए बंगाल में लेफ्ट पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं हम तो उनसे लड़ेंगे। अब बताइए, बंगाल में इनके नेता अधीर रंजन चौधरी, छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, और वो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वो कोर्ट जाते हैं, मगर बेंगलोर में आके कहते हैं कि ममता जी की जरूरत है टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो मुझे लगता है अंतर विरोधों और अविश्वास से भरे हुए इस गठबंधन पे से किसी को विश्वास, और वैसे फिर मैं कहूंगा इनके मुंह से एक बात और निकल गई थी, सारी पार्टियों का मर्ज हो गई है। वैसे मर्ज नहीं हुई है, ये पार्टी गठबंधन हुआ है, गठबंधन मर्ज नहीं हुआ। एग्जैक्टली, ओके, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन आपने इतना कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी मोदी बहुत आगे दिख रहे हैं, बीजेपी एनडीए बहुत आगे दिख रही है। हम तो आपका धन्यवाद अदा कर रहे हैं, आपके शुक्रिया चैनल का कर रहे हैं कि आपने 6 महीने पहले 43-41 कर दिया। अमीश भाई, आप एक बात बताओ, आप क्या जिम्मेवारी से कहते हो कि आज से 3 महीने बाद यही सर्वेक्षण होगा और जब इंडिया, जो इंडिया कहने में आपको पेट में दर्द होती है, INDIA कहते हैं आप, तो एनडीए को एनडीए कहते हैं, N.D.A नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 43% हो गया, आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी INDIA कहा था, खड़गे साहब भी गलत थे क्या? 2 मिनट हम आपको छोटी सी बात, कल कांग्रेस को INC बोलते हैं, इंक नहीं बोलते। एक मिनट, ये बड़ी परेशानी है इनको जी। तो हम जो आपसे कह रहे हैं कि अगर ये हमारा 3 महीने बाद हमारा 43 हो गया तो आप, और इनका 41 हो गया तो आप 306 हमारी कहेंगे? नहीं, जब सर्वे जो आएगा वो कहेंगे। 306 हमारी कहिएगा। सर्वे से क्या होता है, नतीजे जो आएंगे वो बताना पड़ेगा भाई। 41 पे आ गए हैं,
आज इतने मीडिया मुझे का तो दबाव मुझे है पूरा, तो क्या नाम, मुझे तो भाजपा याद का आता है पूरा दबाव यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस को हमने सर्वे करा था, 7-8 सीटें दी थी, लेकिन आई 1-2 जी। हम इनसे लड़ रहे हैं, आपके नहीं, लड़ नहीं रहे, मैं तो बोलूं तो सर्वे आएगा तो वही हम आपको बताएं कि आज से 6 महीने बाद 43 हम होंगे, 41 ये होंगे, जब आप हमें 306 कहिएगा, जीतेंगे तो हम ही। इस बार इंडिया एनडीए को धकिया देगा, धकिया देगा। ओके, आइए भाई साहब, अब आप बोलिए। आप सवाल ये है, बोलिए। सबसे कम मौका मिलता है वो बदनाम हम ही करते हैं। सबसे कम मौका बताइए, सबसे ज्यादा बीच में कौन सा प्रवक्ता बोलता है? बीच में अरे वो तो खींचना पड़ता है, जब आप नहीं देते हो तो एक आध उधर से इधर से। बस आखिरी 1 मिनट। देखिए, मैं अपनी बात कह दूं, जैसे अभी हमारे साथी सुधांशु जी कह रहे थे, उन्होंने बोला कि देखिए टीएमसी में ये हो रहा है, वहां ये नहीं तैयार, इनके आपस में झगड़े हैं। भैया, मेरे झगड़ों को आप क्यों देख रहे हो? हम तो आपके झगड़े नहीं देख रहे हैं एनडीए में, कि उधर चाचा कह रहे हैं, इनके जो पासवान जी कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हाजीपुर हम लड़ेंगे। सुनिए, वो कह रहे हैं ना, इनके पारस नहीं, इनके पारस पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे हाजीपुर से। हमने उठाया कि मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा जनता है, जो आपका नहीं है। आपका मुद्दा हम है, बिल्कुल सही कहते हैं आप। आपका मुद्दा हम है, ये है, वो है, क्योंकि नेता आपके मुद्दा है, पार्टी आपका मुद्दा है, जनता आपका मुद्दा नहीं है। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। इन्होंने क्या किया, इनके पार्टी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो किससे मिले, वो कहां गए, वो पार्टी मीटिंग हुई, समोसा किसने खाया, चाय किसने पी, अरे उन्होंने चाय नहीं पी, नाराज होकर चले गए, देखिए फलाने चले गए, उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, यहां चले गए। इतनी चिंता हमारी करते, हमने नहीं चुना आपको प्रभु, आपको जनता ने चुना है। वो जनता आपकी तरफ देखती रहती है, कभी आप जनता की बात करोगे, लेकिन आप कभी जनता की बात। ठीक है, चलिए, आप सिर्फ हमारी बात। ठीक है, चाय समोसे की बहुत बात हो गई जी, जो मिल रहे हैं पटना। सर्वे पे लास्ट कमेंट 5 सेकंड। चलो कोई बात नहीं, ताली भी नहीं। सर्वे आया है और मुझे विश्वास है कि अगर इसमें पीस पार्टी ऐड हो जाएगी तो ये सर्वे जो अभी कहा सुरेंद्र भाई ने, पीस के रखना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते। 10 सेकंड। अगर इस सर्वे में पीस पार्टी हो जाएगी तो 41 पे ये आ जाएंगे और 43 पे हम इंडिया वाले आ जाएंगे। और अगर नहीं होंगे तो आज मैं लिख करके दे रहा हूं, नॉट मोर देन 10 इन उत्तर प्रदेश। नॉट मोर देन 10 इन उत्तर प्रदेश। चलिए, आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, अब बात असली जीवन में हार कर भी जीतने वाले एक बाजीगर की। अक्सर हारने के बाद निराश हो जाते हैं, सभी चाहते हैं कि उन्हें जीवन में कभी भी हार का सामना ना करना पड़े, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन आज मैं आपको 18 साल के एक लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं, उससे मिलवाना चाहता हूं जिसने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना दिया है। इसका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। चेन्नई में जन्मे प्रज्ञानंद को पहले ध्यान से देखिए, बेहद साधारण सा दिखने वाला यह व्यक्तित्व, माथे पर चंदन का टीका, चेहरे पर ब्रह्मांड सी गंभीरता और नजरें सीधा टारगेट पर। प्रज्ञानंद की कहानी हर माता पिता और देश के युवा के लिए किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। जिस उम्र में आजकल देश के युवा रील्स के दीवाने हो जाते हैं, इंस्टाग्राम के दीवाने हो जाते हैं, सोशल मीडिया के दीवाने हो जाते हैं, मोबाइल पर पबजी जैसे गेम्स के शौकीन हैं, महंगी बाइक गाड़ियों के जरिए हवा से बात करना पसंद करते हैं, अध्यात्म को पुराने जमाने की सोच मानते हैं, उस उम्र में प्रज्ञानंद ने दुनिया के टॉप 3 चेस प्लेयर्स को नाको चने चप्पा दिया। पहले ये पूरी खबर समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रज्ञानंद जैसे युवा तैयार कैसे होते हैं। अजरबैजान में गुरुवार को चेस वर्ल्ड कप होता है, उसका फाइनल होता है और आपको जानकर हैरानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा, सुखद भी लगेगा। प्रज्ञानंद इस विश्व कप में फाइनलिस्ट तक पहुंच जाता है और उसका सामना विश्व के नंबर 1 कार्लसन के साथ होता है। लेकिन व्यूअर्स, कार्लसन को विश्व कप जीतने में इस बार प्रज्ञानंद के सामने जीतोड़ संघर्ष करना पड़ा। आपको एक बात और बता दूं, प्रज्ञानंद फाइनल में विश्व नंबर 2 और 3 को हराकर पहुंचा था। अब यह भी समझ लीजिए कि प्रज्ञानंद की काबिलियत के पीछे जितनी उसकी मेहनत है, उतना ही योगदान उसकी मां की साधना का है। क्योंकि प्रज्ञानंद की मां अपने बेटे के साथ हर विदेश यात्रा पर जाती है और इन विदेश यात्राओं पर वो अपने साथ स्टोव और बर्तन ले जाना कभी नहीं भूलती। प्रज्ञानंद के संस्कारों की वजह यह भी है कि वो दक्षिण भारत से आता है। ये देश का वो हिस्सा है जो आक्रांताओं की घुसपैठ से काफी हद तक बचा रहा। यही वजह है कि दक्षिण भारत के राज्यों में आज भी भारतीय संस्कृति को ओल्ड फैशन बताकर खारिज करने की कोशिश नहीं होती है। बहरहाल
प्रज्ञानंद को पूरे देश की तरफ से शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा कि हमें प्रज्ञानंद पर गर्व है। वैसे ऐसे बेटे, ऐसे नागरिक, ऐसे खिलाड़ी और ऐसे संस्कारी व्यक्तित्व को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। आज मुझे आनंद फिल्म का वो डायलॉग भी याद आ रहा है, जिंदगी नब्बी नहीं बाबू, बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी जिंदगी को बनाया और आगे बढ़ाया कैसे जाता है, ये प्रज्ञानंद और उसका परिवार इसका जीता जागता उदाहरण है। ये कहानी आज मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी, इसका एहसास आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवारों को जरूर होना चाहिए। नमस्कार।